नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। देश का वो कौन सा शहर है जो आज सुकून की नींद सोएगा? वो कौन सा शहर है जहां शाम से ही बेहद हसीन और खामोश मौसम है? आइए शुरुआत दिखाते हैं लोगों की प्रतिक्रियाओं से। ये बनारस है। बनारस जैसा था वैसा ही है। बनारस इसी मस्त, कोई आए कोई जाए, इससे कोई यहाँ खास परिवर्तन नहीं आता। सारे जो बड़े नेता हैं वो बनारस से बाहर जा चुके हैं तो बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। वो सारे पर्यटक जो बनारस आए थे वो निकल चुके होंगे और अब चुनाव तक बनारस के लोग थोड़ी सी राहत की सांस तो लेंगे ही। एक तरीके से समझ लीजिए कि एक सुनामी आया था। दिक्कत तो हुई, 2 दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। 72 घंटे तो हम लोग को जीने के लायक ही नहीं रखे। अब जाके सुकून मिला तो हम लोग बाजार आए हैं अपने सामान खरीदने के। बहुत जाम मिला। अभी अब 5 बजे के बाद कुछ सुकून है। रोड शो करना किसी भी पार्टी को नहीं चाहिए, इससे आदमी को टेंशन भी बढ़ता है। परेशानी थी जो कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई कहीं घूम नहीं सकता, बस जाम की समस्या दिखाई दे रहा था। हर जगह दिक्कत परेशानी, इधर रोड ब्लॉक उधर रोड ब्लॉक, इससे हम लोग बहुत परेशानी झेले। बहुत राहत है। जो जीते जो हारे वो अपना सरकार बनाए, हम लोग अपना रोजी रोटी करें, क्योंकि किसी भी राजनेता में कोई ताकत नहीं है कि इस देश का भला कर सके। किसी भी राजनेता में कोई ताकत नहीं है कि इस देश का भला कर सके, लेकिन बहरहाल दस्तक में बात इसके आगे की होगी, कुछ पीछे की भी होगी। जिक्र बनारस का चल निकला है तो फिर क्या कहा जाए। दिल्ली में आप सभी का स्वागत है जी। जो बीते 72 घंटे से बनारस की गलियां छान रहे थे, वहां की सकरी गलियों में टूटे फूटे सड़क के बीच गड्ढों को मत्ते हुए कहीं तार लटक रही है, कहीं लोग हैरान परेशान है, लेकिन घूम रहे थे। तो अब उनका दिल्ली में स्वागत है। ये अलग मसला है कि कल राहुल गांधी रामलीला मैदान में फिर रैली करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी फिर दिल्ली से रवाना हो जाएंगे, भरूच चले जाएंगे, वहां पर उन्हें संबोधन करना है। छोड़िए इन बातों को, स्वागत कीजिए और बनारस की स्थिति को भांपते समझते हुए समझने की कोशिश कीजिए। बनारस जैसा था वैसा ही रहेगा। मेरी एक आंख गंगा, मेरी एक आंख यमुना, मेरा दिल खुद एक संगम जिसे पूजना हुआ है। यूं तो यह शेर नजीर बनारसी का है, लेकिन बनारस की इसी गंगा जमनी तहजीब पर बीते 72 घंटों के दौर में जो सियासी बिसात बिछी, उसने पहली बार बनारसी पान की खुशबू, अध्यात्म का सुकून, मंदिरों के घंटे की आवाज में अजान की मिठास का संगम, चाय के ठिकानों पर अड्डेबाजी और बनारसी अल्लड़पन तले बहस के हर मुद्दे को पीछे छोड़ दिया। और जो बहस 2.5 बरस पहले मोदी के बनारस से चुनाव लड़ते वक्त शुरू हुई थी कि क्या मस्त मलंग बनारसी धार्मिक से सांप्रदायिक हो गया, उसी बहस को पहला विस्तार बाबा विश्वनाथ मंदिर की चौखट पर पहुंचे पीएम सीएम और राहुल गांधी ने दे दिया। जिस शहर के हर कोने को शिव ने मुक्ति द्वार माना, उस शहर के मोहल्ले दर मोहल्ले और गलियां दर गलियों को रौंदते नेताओं ने मुक्ति नहीं, सत्ता का सुकून पाला। तो क्या बनारस का मिजाज बदल रहा है? क्योंकि 2.5 बरस पहले बनारस के कबीर चौरा के कबीर पंथियों ने सांप्रदायिक राजनीति को नकारा था, तो मशहूर बनारसी साहित्यकार काशीनाथ सिंह ने बनारसी मस्ती पर लिखे अपने पुराने विचारों से नाता तोड़ने तक की बात कह दी थी। और यूं मोदी की जीत के बाद दोनों ने कहा बनारस बदल गया। या फिर सियासी रंग तो आते जाते रहेंगे, बनारसी मिजाज तो हमेशा मस्त था, मस्त है और मस्त रहेगा। क्योंकि सच तो यही, भोले बाबा की नगरी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर भारत रत्न मरहूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने हमेशा शहनाई बजाई। एक दिन मुरली श्याम बजाई। तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी ने कभी अपनी रिहाइश इसलिए नहीं बदली क्योंकि वहां उनको सुबह सुबह अजान की आवाज सुनाई देती थी। तो बनारसी कचौड़ी, बनारसी जलेबी, बनारसी पान के साथ अगर सुर में डूबी
बनारस की आध्यात्मिक मस्ती का ये आलम है, तो फिर बीते 72 घंटों में जिस तरह दिल्ली बनारस पहुंच गई और लखनऊ के पहले आपके मिजाज को किनारे कर दिल्ली पर ताने मारे गए, उससे क्या बनारस बदल गया? या फिर हर राजनीतिक करवट पर बनारस नहीं, सियासत बदली? क्योंकि सच तो यही, बनारस कल भी ठहरा हुआ था, बनारस आज भी ठहरा हुआ है। राम मंदिर के सवाल ने 1951 में बनारस में बीजेपी की एंट्री कराई थी, लेकिन पहली बार बनारस को ऐसा सांसद मिला जो देश का कोतवाल है। लेकिन ये बनारस का ही मिजाज है कि बिना काल भैरव यानी शहर कोतवाल के दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर क्या दिल्ली क्या लखनऊ। एक वक्त नेहरू भी यहाँ पहुंचे और पंत से लेकर कमलापति त्रिपाठी भी पहुंचे, इंदिरा भी पहुंची और एनडी तिवारी से लेकर राजनाथ भी पहुंचे। दिल्ली भी बदली, लखनऊ भी बदला, लेकिन बनारस जस का तस। और अब मोदी भी पहुंचे, राहुल भी पहुंचे, तो ना शहर काशी से क्योटो हुआ, ना ही बनारस घराने के सुर विदेशी हुए। सच है, बनारस में लज्जत की संवेदना है, बनारस में सुरों की संवेदना है। इसीलिए सियासत का सुर बनारस के रंग में तब भी नहीं गुला, अब भी नहीं। अरे व्याकुल भाई व्याकुल भाई छन्नूलाल के सुर मोक्ष की दिशा में ले जाते हैं और संकट मोचन मंदिर में गुलाम अली की गायकी को बनारसी मंजूर कर देता है। रोज कहता भूल जाऊं से, रोज ये बात भूल जाता। तो फिर इस सियासी रंग के थमने के बाद के सुकून को महसूस कीजिए। तो इस बनारस को बदलने का ख्वाब अगर संजोए राजनेता ये सोचकर निकले थे कि लौटेंगे तो बदला हुआ बनारस मिलेगा, तो यकीनन नहीं। तो आइए दिल्ली में ही आपका स्वागत करें, लेकिन बनारसी यानी बनारस वालों के लिए कौन सी सुकून की बात है आज, जरा यह भी सुनिए। लोकतंत्र है, इतनी तो थोड़ा कष्ट झेलना ही पड़ेगा। अभी ये महसूस हो रहा है कि 8 तारीख के बाद काफी और सुकून महसूस होगा। किसी को कहीं जाना है, आना है, कोई मरीज है, कोई कुछ है, कोई बीमार है, किस तरह की परेशानियों को झेला है वो जनता ही जानती है। लेकिन अब बहुत शांति है। इन नेता लोग अपने अपने बिल में अपने अपने माध्यम में वापस चले गए और जनता चैन की सांस लेगी। चाहे लोगों को आने जाने की समस्या हो, स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए दिक्कत की बात हो, या दवा लेने जाने के लिए दिक्कत की बात हो, इधर से घूम करके कई किलोमीटर के चक्कर लगा करके लोगों को आना जाना पड़ा। वो तो दिक्कतें सब झेले ही हैं, सभी जानते हैं। मुश्किल है। अभी हम लोग को काम से जाना, पता चला डाइवर्शन हो गया, जाना चौका घाट, अब जाओ अंधरा पुल हो गया। पूरा बनारस बंद था, उसमें सब काम सब व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, उससे ठीक था। अब ठीक है। चलिए, अच्छा है नेता कम से कम सुन ले समझ ले, लेकिन बनारस का रामनगर, गंगा पार का रामनगर, वहीं से निकले थे लाल बहादुर शास्त्री और दिल्ली पहुंचे थे और प्रधानमंत्री बने थे। और इस बार प्रधानमंत्री यहां से निकले और पहुंचे बनारस, तो रामनगर की गलियों में भी गए। देखिए रिपोर्ट। रामनगर की सकरी गली में पैदल ही जाते प्रधानमंत्री मोदी, और इसी गली के आखिरी छोर पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का घर है। जी, वही लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और जो गुदड़ी के लाल कहे जाते थे। गरीबी मुफलिसी का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन गरीबी हद से ज्यादा थी, उसमें भी जिए रहे, संघर्ष किया और देश के प्रधानमंत्री बन गए। आगे बढ़ाएंगे, तेजी से बढ़ाएंगे। तो चुनाव के बीच जिस तरह यूपी में बीजेपी का चेहरा बने प्रधानमंत्री मोदी लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुंचे, उसमें हर किसी को लगा जरूर ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि कांग्रेस की विरासत और सियासी जमीन को हथियाने पहुंचे बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। तो क्या मोदी ने पहली बार देश की उस नब्ज को पकड़ा है जिस नब्ज को पकड़ने से पहले बीजेपी का कोई भी नेता सैकड़ों बार सोचता? या फिर मोदी ने देश के उन आइकॉन को ही अब बीजेपी के साथ खड़े करने की नई शुरुआत की है जो अभी तक कांग्रेस की पहचान रहे या जिनकी पहचान हिंदुइज्म से इतर रही?
याद कीजिए, स्वच्छता मिशन के जरिए पहले महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथ जोड़ा, फिर किसानों के आश्रय लौह प्रतिमा का जिक्र कर सरदार पटेल का साथ लिया। बाबा साहब की 125वीं जयंती पर संसद में बहस कराकर प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर को साधा। और अब लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुंचकर साफ संकेत दिए कि लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के नहीं, देश के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने देखा कि वो चौक से माल्यार्पण करके बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर पूरा पैदल यहाँ आवास तक आए, तो मुझे याद बाबूजी की आई। और बाबूजी जब प्रधानमंत्री होकर आए थे रामनगर, तो वो भी चौक से पैदल ही यहाँ तक चलकर आए थे, तो बहुत सिमिलैरिटी मुझे लगी। यानी सिर्फ नेहरू परिवार को ही लगातार निशाने पर लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद बारीक लकीर कांग्रेस के उन्हीं नेताओं को लेकर खींची जो देश के आइकॉन हैं। यानी बीजेपी के सामने ये संकट हमेशा से रहा कि वो संघ, जनसंघ या बीजेपी के कौन से आइकॉन को राष्ट्रीय आइकॉन के तौर पर अपनाए जिससे राष्ट्रीय सहमति मिले। संघ को बनाने वाले हेडगेवार हों या हिंदू महासभा बनाने वाले वीर सावरकर, या फिर जनसंघ बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी। ध्यान दें तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद के लिए जो राजनीतिक लकीर खींची है वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय छवि वाली है, और उस अक्स में हेडगेवार या सावरकर फिट नहीं बैठते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय की भी परिधि देश के भीतर की ही है, और वाजपेयी बीजेपी के लिए पोस्टरों में चस्पा है, तो आडवाणी जिन्हें खुद एक वक्त बीजेपी के नेता लौह पुरुष कहते रहे, वह मोदी के दौर में कितने कमजोर हो चले हैं इसका जिक्र यहाँ जरूरी नहीं। यानी मोदी के सामने सवाल ये नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के नेता थे और वह उनके घर जाकर कांग्रेस से उन्हें छीन रहे हैं, या फिर महात्मा गांधी या सरदार पटेल भी कांग्रेस के ही थे, और अंबेडकर तो उस हिंदू राष्ट्र की थ्योरी के एकदम खिलाफ थे जिस पर संघ चला, बना और हेडगेवार ने नींव रखी। दरअसल मोदी की राजनीतिक फिलॉसफी लगातार बीजेपी के लिए उस जमीन को बनाने या हथियाने की दिशा में जा रही है जिस राजनीति को कांग्रेसियों ने छोड़ दिया, या कहें जिस दौर में कांग्रेस सबसे कमजोर होकर मोदी को केंद्र में रखकर राजनीति कर रही है, उसी राजनीति का लाभ उठाकर मोदी देश के उन आइकॉन को अपने साथ ले रहे हैं जो कभी संघ परिवार या जनसंघ या बीजेपी के नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के थे या देश के थे। जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों से आगे प्रधानमंत्री मोदी मौजूदा वक्त में सोचना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं से खड़ा होता है, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता बच नहीं रहा, देश में कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता है नहीं, तो कोई भी काम करते हुए दिखाई दे जनता को अच्छा लगेगा। लेकिन इसके आगे का एक और सवाल, जनता को अच्छा लग रहा है अगर, और केंद्र में अगर खुद प्रधानमंत्री मोदी आकर खड़े हो गए हैं, तो आइए यूपी चुनाव जिस बिसात पर बिछा है उस बिसात का सच भी देख लीजिए, कैसे कैसे लोग किन किन स्थितियों में खड़े हैं और उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। तीन चेहरे और 4,853 उम्मीदवार, तो क्या यूपी चुनाव ने संकेत दे दिए कि देश धीरे धीरे संसदीय प्रणाली से इतर राष्ट्रपति प्रणाली की दिशा में जा रहा है, जहां पार्टी नहीं व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा, और चाहे अनचाहे पीएम ने जिस अंदाज में चुनाव प्रचार किया और जिस अंदाज में चेहरों की लड़ाई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तले फंसती उलझती चली गई, उसमें किसी ने नहीं पूछा और किसी ने जानना भी नहीं चाहा कि जो 4,853 उम्मीदवार चुनाव मैदान में सिर्फ उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, उसमें हर तीसरा शख्स क्रिमिनल क्यों है या उस पर क्रिमिनल केस दर्ज क्यों है, और इनमें से 62 उम्मीदवारों पर हत्या का केस यानी धारा 302 दर्ज है, 148 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास यानी धारा 307 दर्ज है, 34 उम्मीदवारों पर किडनैपिंग का आरोप है, 31 उम्मीदवारों पर रेप का आरोप है। तो यूपी इलेक्शन वॉच और एडीआर की इस रिपोर्ट का मतलब फिर है कितना, क्योंकि जिन चेहरों पर यूपी चुनाव जा सिमटा है और सारी बहस दलित मुस्लिम के समीकरण यानी मायावती, अति पिछड़ा ऊंची जाति के समीकरण यानी मोदी, यादव मुस्लिम पिछड़ी जाति समीकरण यानी अखिलेश, इसी पर जा सिमटी, तो ऐसे में ये सवाल कहां मायने रखता है कि मायावती के 40% उम्मीदवार दागी हैं, अखिलेश के 37% उम्मीदवार दागी हैं,
मोदी के 36% उम्मीदवार दागी हैं, राहुल गांधी के 32% उम्मीदवार दागी हैं। तो फिर महीने भर लंबा चुनाव प्रचार अब पूरी तरीके से थम चुका है। तो क्या जनता के लिए सुकून का वक्त है, या फिर इस चुनाव के वक्त जो रोजगार था वह भी अब खत्म हो चला तो लोगों को परेशानी हो रही होगी, क्योंकि रैलियों से लेकर रोड शो का दौर खत्म हुआ और औसतन हर बड़ी रैली का खर्चा 50 लाख रुपए से ज्यादा कर रहा। 1457 करोड़पति उम्मीदवारों की बड़ी रैलियों का औसतन खर्चा तो कई जगहों पर 1 करोड़ से भी पार कर गया। 2790 उम्मीदवारों ने तो इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी भी नहीं दी और इनमें से 218 करोड़पति हैं। यानी लगातार जिन सवालों को पीएम से लेकर सीएम तक हर रैली में उठाते रहे, उन्हीं सवालों को पीएम से लेकर सीएम तक चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों के दाग को ढोते भी रहे। तो फिर सवाल ये नहीं कि चुनाव के बाद सरकार किसकी बनेगी, सवाल है कि चुनाव के बाद यूपी में किसको मौका मिलेगा। तो ना गायत्री प्रजापति के जरिए इस चुनाव को पाक साफ ना मानिए और ना ही गायत्री प्रजापति के जरिए ये समझने की कोशिश कीजिए कि बूथ पकड़ा गए तो सब साफ। स्थिति तो यह है कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, रेप, सब कुछ सारे आरोप हैं। आइए एक स्थिति दिखलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट शुरू कर सकता है बाबरी केस की सुनवाई और अडवाणी जोशी कल्याण सिंह के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस, उसकी वो शुरुआत कर सकता है। उसमें विश्व हिंदू परिषद के 13 नेताओं का भी नाम है और ये जिक्र इसलिए क्योंकि तकनीकी आधार पर राहत नहीं दी जा सकती, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और यह भी कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगर आरोप हटाया तो फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की। और अब सुप्रीम कोर्ट फैसला 22 तारीख को लेगा, तो इंतजार कीजिए 22 तारीख का क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच एक नजर अमेरिका पर, लेकिन घायल हिंदुस्तान ही हो रहा है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश को यह हो क्या रहा है, या फिर दुनिया जिस दिशा में जा रही है उसमें यह होना ही है। यह लाल लकीर खून की है और अमेरिकी मानचित्र पर बनती यह सीधी लकीर भारतीय नागरिकों पर हुए हमले का ऐसा सच जिसका एक ही शब्द है, तुम मेरा देश छोड़ दो या फिर अपने देश लौट जाओ। तो बीते 13 दिनों में भारतीयों पर हुए हमले ने अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को डरा दिया है। और ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वक्त आ गया है कि भारत सरकार को अमेरिकी यात्रा के लिए बकायदा ट्रैवल वार्निंग एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए, जैसा इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों ने अपने लोगों के यूएस जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की। क्योंकि अब सवाल महज भेदभाव का नहीं, सवाल मारे जाने का है। और जो सवाल अभी तक भारत सरकार ने नहीं उठाया, उस सवाल को अमेरिका में हिलरी क्लिंटन उठा रही है। बाकायदा डेमोक्रेट्स की तरफ से उठाए गए 3 सवाल। क्या भारतीयों पर हमला नस्लीय हमला है? क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का यही मतलब है? क्या राष्ट्रवाद का ये विस्तार है? We are a country that stands united in condemning hate and evil in all of its very ugly forms. जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पहले संबोधन में नस्लीय हिंसा से इनकार किया, लेकिन जिस तरह विदेश सचिव की अमेरिकी यात्रा के वक्त ही नस्लीय हिंसा पर खामोशी बरती गई और H1B वीजा पर कोई सहमति नहीं बनी, और भारत के विदेश सचिव के अमेरिका में रहते हुए ही प्रीमियम H1 वीजा पर रोक जारी कर दी गई, उसने संकेत तो यही दे दिए कि चुनाव के वक्त ट्रंप को लेकर जो सोच भारतीय हिंदुओं में घुमड़ रही थी, वह सोच 7 मुस्लिम देशों पर वीजा की रोक से सही लग सकती है। लेकिन भारतीयों पर हमले और प्रोफेशनल्स की अमेरिकी यात्रा पर रोक लगाने वाले हालातों में मोदी सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही कि वह कैसे ट्रंप को साधे, क्योंकि 50,000 भारतीयों का पासपोर्ट वीजा का ठप्पा लगने का इंतजार कर रहा है। हर बरस 9,000 H1B प्रीमियम वीजा पर 6 महीनों की रोक लग चुकी है। जाहिर है फिर वही सवाल, ये ऐसे सवाल है जिनका रास्ता खुद अपने पांव पर खड़े होकर स्वावलंबी बनते हुए भारत को ही निकालना होगा। अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमने शुरुआत की कि दिल्ली में आपका स्वागत हो, आइए तो स्वागत किया जाता है गीत के साथ। सुना जाए।